स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आर के विथ एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम हमारी जो बाल विकास और शिक्षा शास्त्र की टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी चल रही थी उसका आज भाग 58 हमने लिया है और इसके अंदर हमने जो भी प्रेरणा से संबंधित है 30 प्रश्न इसके अंदर हमने शामिल किए हैं। ये जो प्रश्न है पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है तथा एग्जाम में पूछे जाने की इनकी संभावना रहती है। यदि आप इन प्रश्नों को PDF के रूप में चाहते हो तो आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है आर के विथ एजुकेशन उसको ज्वाइन जरूर कर लें, आर के विथ एजुकेशन। और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर देते। देख लेते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, अभिप्रेरणा का द्विघटक सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादित किया गया? ऑप्शन 1 दे रखा है मैक ग्रेगर, ऑप्शन 2 दे रखा है मेस्लो, ऑप्शन 3 दे रखा है पीटर ड्रकर, ऑप्शन 4 दे रखा है हजबर्ग, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अभिप्रेरणा का जो द्विघटक जो सिद्धांत दिया गया है वो दिया गया था हजबर्ग के द्वारा, फ्रेडरिक हजबर्ग के द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा जो अभिप्रेरणा का और भी सिद्धांत है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो एक तो है प्रत्याशा सिद्धांत, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा का सिद्धांत इसको बोलते हैं। और ये सिद्धांत दिया गया था एच ब्रूम के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। इसके अलावा अभिप्रेरणा का एक और सिद्धांत है, अभिप्रेरणा का लक्ष्य निर्धारण सिद्धांत। लक्ष्य ये आपको केवल याद रखने हैं, इनसे संबंधित ज़्यादा डिटेल में प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बस आपको ये याद रखना है कि कौन सा सिद्धांत किसने दिया है। तो लक्ष्य निर्धारण का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है लॉक व लेथम ने। किसने दिया है? लॉक व लेथम नामक जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने ये सिद्धांत दिया है। इसके अलावा अभिप्रेरणा का आत्म एवं स्वनिर्धारण जो सिद्धांत दिया गया है वो दिया गया है रियान व डेसी नामक मनोवैज्ञानिक के द्वारा। और अभिप्रेरणा का आवश्यकता तनाव सिद्धांत, चालक ड्राइव थ्योरी इसको बोलते हैं। तो ये सिद्धांत दिया गया था कुर्ट लेविन के द्वारा, आवश्यकता तनाव सिद्धांत। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हजबर्ग इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, एक शिक्षक को अपने छात्रों को आंतरिक प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए क्या कहना चाहिए? ये सीटेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन 1 दे रखा है इसका कार्य को तेजी से पूरा करो और एक टॉफी पाओ। ऑप्शन 2 दे रखा है इसे करने की कोशिश करो तुम सीख जाओगे। ऑप्शन 3 दे रखा है चलो इससे पहले कि मैं तुम्हें दंड दूं इसे पूरा करो। ऑप्शन 4 दे रखा है यदि तुम इसे नहीं करोगे तो तुम असफल हो जाओगे। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसमें से जो हम कैसे करेंगे, इसमें से हम पहले जो आंसर नहीं है उनको हटाने की कोशिश करेंगे। तो एक तो दंड वाला जो आंसर होता है ये कभी सही नहीं होगा, और यदि तुम इसे नहीं करोगे तो तुम असफल हो जाओगे, तो ये भी एक मतलब नकारात्मकता की ओर लेके जा रहा है। और कार्य को तेजी से पूरा करो और एक टॉफी ले जाओ, तो टॉफी लेना या भारी किसी प्रकार का पुरस्कार प्राप्त करना ये जाता है बाहरी अभिप्रेरणा के लिए। किसके लिए जाता है? बाहरी अभिप्रेरणा के लिए। और जबकि हमारा प्रश्न पूछ क्या रहा है कि एक शिक्षक को अपने छात्रों को आंतरिक प्रेरणा के साथ कार्य करने के लिए क्या कहना चाहिए, तो वो कहेगा कि इसे करने की कोशिश करो तुम इसको सीख जाओगे। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा है, चालक न्यूनता सिद्धांत ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसके द्वारा प्रतिपादित की गई? ऑप्शन 1 दे रखा है हल, ऑप्शन 2 दे रखा है स्किनर, ऑप्शन 3 दे रखा है पावलो, ऑप्शन 4 दे रखा है थॉर्नडाइक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो चालक न्यूनता सिद्धांत यानी ड्राइव रिडक्शन थ्योरी जो प्रतिपादित की गई है ये की गई है हल के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, इसका क्या रहेगा सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, अभिप्रेरणा के किस प्रकार में व्यक्ति भारी पुरस्कारों के बिना भी कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है? तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका आंतरिक अभिप्रेरणा, ऑप्शन 2 दे रखा है बाहरी अभिप्रेरणा, ऑप्शन 3 दे रखा है नकारात्मक अभिप्रेरणा, ऑप्शन 4 दे रखा है सकारात्मक अभिप्रेरणा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अभिप्रेरणा के किस प्रकार में व्यक्ति बाह्य पुरस्कारों के बिना भी किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित रहता है? तो वो होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। कौन सी प्रेरणा होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा, यानी कि इंटरनल मोटिवेशन जो हमें अंदर से आती है कि हमें कोई भी कार्य या कोई भी क्रिया अगर आनंद की प्राप्ति के लिए स्वयं की इच्छा से की जाए तो कौन सी होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा होती है। और ये क्या होती है? लक्ष्य निर्देशित होती है, और ये बाह्य जो अभिप्रेरणा होती है उससे ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। तो आंतरिक प्रेरणा इसका सही आंसर रहेगा। अभिप्रेरणा के किस प्रकार में व्यक्ति भारी पुरस्कारों के बिना भी कार्य करने के लिए प्रेरित रहता है, तो ये आंसर इसका क्या रहेगा सही आंसर रहेगा। मतलब अंदर से आना चाहिए कि भाई हमको ये काम करना है, हमको नौकरी लगना है, जो भी चीज़ें हैं तो वो कौन सी आ जाएगी? इंटरनल मोटिवेशन आ जाएगी। तो ए आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा, किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति की आवश्यकताएं एक पदानुक्रम में व्यवस्थित होती है? ऑप्शन 1 दे रखा है
हर्ज़बर्ग का द्विकारक सिद्धांत ऑप्शन 2 दे रखा है। मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत ऑप्शन 3 दे रखा है। मैकग्रेगर का सिद्धांत एक्स और वाई वाला ऑप्शन 4 दे रखा है। एडम्स का समानता सिद्धांत ऑप्शन 5 दे रखा है। अनुत्तरित प्रश्न। तो इससे एक सिद्धांत के बारे में और पता चल रहा है कि मैकग्रेगर का जो सिद्धांत है वो एक्स वाई सिद्धांत है। मैकग्रेगर का कौन सा सिद्धांत है? एक्स वाई सिद्धांत है। तो एक ये सिद्धांत भी हो गया। 4 सिद्धांत मैंने अभी आपको जो अभिप्रेरणा है उससे संबंधित बता दिए। तो इसमें तो पूछा क्या है हमसे कि व्यक्ति की आवश्यकताएं एक पदानुक्रम में व्यवस्थित होती है, तो वो कौन सा है? मास्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया खूब। और इसमें जो 5 आवश्यकताएं इन्होंने बताई है, तो सबसे निचली जो स्तर की आवश्यकता है वो तो है शरीर क्रियात्मक आवश्यकता। शरीर क्रियात्मक आवश्यकता सबसे निचले क्रम में जो है। फिर उसके बाद में है सुरक्षा की आवश्यकता, सुरक्षा की आवश्यकता। उसके बाद में है इसके अंदर आत्मीयता की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता। और इसके बाद में एक है इसके अंदर सम्मान की, और फिर है आत्मसिद्धि की, एक है आत्मसिद्धि की। तो ये जो 5 आवश्यकताएं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। इसका जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत को हम किस किस नाम से जानते हैं? एक तो इसको आत्मसिद्धि सिद्धांत कहते हैं, आत्मसिद्धि सिद्धांत भी इसको बोलते हैं, आत्म अभिव्यक्ति सिद्धांत भी बोलते हैं, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी बोलते हैं। तो ये 4-5 इनके नाम हैं। तो इसको आप याद रखने की कोशिश करें। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा, किस प्रकार के अभिप्रेरणा में व्यक्ति कार्य को इसलिए करता है कि क्योंकि उसे कार्य में ही आनंद मिलता है? ऑप्शन 1 दे रखा है आंतरिक अभिप्रेरणा, ऑप्शन 2 दे रखा है बाहरी अभिप्रेरणा, ऑप्शन 3 दे रखा है नकारात्मक अभिप्रेरणा, ऑप्शन 4 दे रखा है सकारात्मक अभिप्रेरणा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मैंने अभी बताया आपको कि कोई भी कार्य या क्रिया आनंद की प्राप्ति के लिए स्वयं की इच्छा से की जाए, स्वयं की इच्छा से की जाए, तो ये कौन सी अभिप्रेरणा होती है? ये होती है आंतरिक अभिप्रेरणा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या रहेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7 है, किस मनोवैज्ञानिक ने स्वप्रभावकारिता सेल्फ एफिशिएंसी की अवधारणा प्रस्तुत की? ऑप्शन 1 दे रखा है बांडुरा, ऑप्शन 2 दे रखा है स्किनर, ऑप्शन 3 दे रखा है पावलो, ऑप्शन 4 दे रखा है थॉर्नडाइक, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किस मनोवैज्ञानिक ने स्वप्रभावकारिता यानी सेल्फ एफिशिएंसी की अवधारणा प्रस्तुत की है? तो अल्बर्ट बांडुरा ने ये प्रस्तुत की है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, प्रेरणा शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन 2 दे रखा है सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन 3 दे रखा है मानसिक तनाव, ऑप्शन 4 दे रखा है सामाजिक प्रक्रिया, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रेरणा शब्द का जो अर्थ है वो है उद्देश्य प्राप्ति के लिए प्रेरित करना। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आंसर इसका सही रहेगा। और स्किनर की जो परिभाषा है, स्किनर की एक परिभाषा भी है अभिप्रेरणा को लेके। तो इनकी जो परिभाषा है वो है कि अभिप्रेरणा अधिगम का सर्व उत्कृष्ट मार्ग है। तो एक परिभाषा इनकी ये है। एक जो परिभाषा है वो है गिलफोर्ड की परिभाषा भी है, और गुड की जो परिभाषा है वो भी अच्छी परिभाषा है। एक अभिप्रेरणा किसी भी क्रिया को प्रारंभ करने, उसे जारी रखने, यानी कि क्रिया को या किसी कार्य को एक तो क्या करेगी, वो प्रारंभ करेगी, एक उसको जारी रखेगी, और एक जारी रखने तथा और एक उसको नियंत्रित रखने के लिए आवश्यक होती है। नियंत्रित रखने की क्या प्रक्रिया है? अभिप्रेरणा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 9 है कि किस प्रकार की अभिप्रेरणा में व्यक्ति बाहरी पुरस्कारों के लिए कार्य करता है? ऑप्शन 1 दे रखा है आंतरिक अभिप्रेरणा, ऑप्शन 2 दे रखा है बाहरी अभिप्रेरणा, ऑप्शन 3 दे रखा है नकारात्मक अभिप्रेरणा, ऑप्शन 4 दे रखा है सकारात्मक अभिप्रेरणा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किस प्रकार की अभिप्रेरणा में व्यक्ति बाहरी पुरस्कारों के लिए कार्य करता है? तो बाहरी पुरस्कारों के लिए वो अभिप्रेरणा होगी बाहरी अभिप्रेरणा। और कोई भी कार्य इसके अंदर किसी बाह्य कार्य के प्रभाव में आकर किया जाता है। जैसे इसके अंदर होता क्या है कि कोई भी कार्य जो बाह्य हमारे जो कारक होते हैं, बाह्य कारक, उनके प्रभाव में आकर किया जाता है। बाह्य कारक कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे कि किसी से प्रशंसा सुनने के लिए, किसी से पुरस्कार पाने के लिए, किसी से सजा से बचने के लिए, किसी से मतलब प्रतिस्पर्धा के लिए, और शिक्षण सहायक सामग्री के प्रभाव से या किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो वो कौन सी अभिप्रेरणा में आ जाएगा? बाहरी अभिप्रेरणा में आ जाएगा। तो बी आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर रहेगा।
इसको हम द्वितीय अभिप्रेरणा भी बोलते हैं, द्वितीयक अभिप्रेरणा भी इसको बोला जा सकता है, द्वितीयक अभिप्रेरणा, या इसको बोलते हैं गौण अभिप्रेरणा। क्या बोलते हैं इसको? गौण अभिप्रेरणा भी इसको बोला जाता है, गौण अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंसर इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 10 है, प्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो ऑप्शन 1 दे रखा है मैस्लो, ऑप्शन 2 दे रखा है हजबर्ग, ऑप्शन 3 दे रखा है मैकग्रेगर, ऑप्शन 4 दे रखा है एडम्स, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मैस्लो का तो है आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है? आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत है। हजबर्ग का कौन सा है? हजबर्ग का है जो द्विकारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत जो है वो हजबर्ग का है। मैकग्रेगर का जो सिद्धांत है वो एक्स वाई कारक सिद्धांत है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, प्रेरणा का द्विकारक या द्विघटक जो सिद्धांत है वो है फ्रेडरिक हजबर्ग का। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 है हमारा, अभिप्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण घटक कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है उद्देश्य, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रयास, ऑप्शन 3 दे रखा है रुचि, ऑप्शन 4 दे रखा है इन सभी का समन्वय, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अभिप्रेरणा का जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो उद्देश्य भी है, प्रयास भी है और रुचि भी है। तो सही आंसर हो जाएगा इन सभी का जो समन्वय होगा वो अभिप्रेरणा का सबसे महत्वपूर्ण घटक होगा। डी आंसर क्या रहेगा? सही आंसर इसका हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 12 है, किस सिद्धांत में व्यक्ति की आवश्यकताओं को 5 स्तरों में बांटा गया है? ऑप्शन 1 दे रखा है थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ऑप्शन 2 दे रखा है मैस्लो का सिद्धांत, ऑप्शन 3 दे रखा है पावलोव का सिद्धांत, ऑप्शन 4 दे रखा है स्किनर का सिद्धांत, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो किस सिद्धांत में व्यक्ति की आवश्यकताओं को 5 स्तरों में बांटा गया है? तो वो है 5 स्तर मैस्लो के सिद्धांत में। और मैस्लो के सिद्धांत के जो अन्य नाम है वो है, एक तो है इसका आत्म अभिव्यक्ति सिद्धांत, अभिव्यक्ति सिद्धांत इसको बोलते हैं, एक इसको आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत बोलते हैं, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत, पदानुक्रम सिद्धांत सिद्धांत इसको बोला जाता है, एक इसको आत्मसिद्धि सिद्धांत भी बोलते हैं, आत्मसिद्धि सिद्धांत सिद्धांत इसको बोला जाता है। और इसके अंदर 5 आवश्यकताएं इन्होंने बताई है। तो सबसे निचली स्तर की जो आवश्यकताएं हैं वो इसके अंदर बताई है इन्होंने, शारीरिक क्रियात्मक अवस्था, शारीरिक क्रियात्मक अवस्था, क्रियात्मक अवस्था। दूसरी जो अवस्था इन्होंने बताई है वो बताई है सुरक्षा की अवस्था, सुरक्षा की अवस्था। तीसरी जो बताई है वो बताई है आत्मीयता की आवश्यकता, आत्मीयता की आवश्यकता, की आवश्यकता। और चौथे नंबर की जो बताई है वो बताई है सम्मान की आवश्यकता, सम्मान की आवश्यकता। और 5वें नंबर की जो आवश्यकता बताई है वो बताई है आत्मसिद्धि की आवश्यकता, आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मैस्लो का सिद्धांत। बी आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 13 है, बच्चों को सीखने के लिए प्रेरित करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? ऑप्शन 1 का सजा देना, ऑप्शन 2 का प्रोत्साहन देना, ऑप्शन 3 का डांटना, ऑप्शन 4 का उनके कार्यों की आलोचना करना, ऑप्शन 5 का अनुत्तरित प्रश्न। तो सजा देना, डांटना और उनके कार्यों की आलोचना करना, ये इसका सही आंसर नहीं रहेगा, ये इसका आंसर रहेगा प्रोत्साहन देना। अगर कोई बच्चा कोई भी काम करके लाता है तो भले उसका थोड़ा काम गलत हो, लेकिन उसको हमको क्या करना है? उसको प्रोत्साहन ही देना है। प्रोत्साहन देने के बाद में उसको बोलना है भाई आगे करो, या इसको आप अच्छे से करो, सीख जाओगे। तो वो क्या होगा? उसको इंटरनल मोटिवेशन मिलेगी थोड़ी सी, और वो क्या होगा? सीखने के लिए थोड़ा सा प्रेरित होगा। तो बी आंसर इसका क्या रहेगा? सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 14 है, बाहरी प्रेरणा का सबसे अच्छा उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन 1 दे रखा है आत्मसंतोष, ऑप्शन 2 दे रखा है पुरस्कार प्राप्त करना, ऑप्शन 3 दे रखा है कार्य का आनंद लेना, ऑप्शन 4 दे रखा है आत्मविकास और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो आत्मसंतोष, कार्य का आनंद लेना और आत्मविकास, ये तीनों चीजें जो होती है ये तो होती है आंतरिक अभिप्रेरणा में। किसमें होती है? आंतरिक अभिप्रेरणा में ये चीजें देखने को मिलती है, आंतरिक अभिप्रेरणा में। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो होगा बाहरी प्रेरणा का सबसे जो अच्छा उदाहरण है वो है पुरस्कार प्राप्त करना। क्या है? पुरस्कार प्राप्त करना। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 15 है, प्रेरणा के किस प्रकार में डर और दंड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन 1 का सकारात्मक प्रेरणा, ऑप्शन 2 का नकारात्मक प्रेरणा, ऑप्शन 3 का आंतरिक प्रेरणा, ऑप्शन 4 का बाहरी प्रेरणा, ऑप्शन 5 का अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रेरणा के किस प्रकार में डर और दंड का उपयोग किया जाता है? तो नकारात्मक जो अभिप्रेरणा होती है उसके अंदर किसका प्रयोग किया जाएगा? डर और दंड का प्रयोग किया जाएगा। तो बी आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 16 है, अभिप्रेरणा के बिना शिक्षण किस प्रकार का होता है? तो ऑप्शन 1 का प्रभावी, ऑप्शन 2 का अप्रभावी, ऑप्शन 3 का तटस्थ, ऑप्शन 4 का स्थायी और ऑप्शन 5 का अनुत्तरित प्रश्न। तो जब भी दो ऑप्शन आपको एक दूसरे के अपोजिट मिल जाए किसी भी प्रश्न में तो 100% श्योर हो जाना आप
कि उसका आंसर उन दोनों में से ही सही आंसर रहेगा। तो अभिप्रेरणा के बिना शिक्षण किस प्रकार का हो जाएगा, तो शिक्षण अप्रभावी रहेगा। क्या रहेगा, अप्रभावी रहेगा। वो कहते हैं ना कि मतलब घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है लेकिन उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता अभिप्रेरणा के अभाव में। जब तक उसके अंदर खुद के अंदर सीखने की जिज्ञासा नहीं होगी या सीखने के लिए वो तत्पर नहीं होगा, तब तक किसी भी प्रकार का शिक्षण है जो अप्रभावी ही रहेगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 17 है कि शिक्षा में प्रेरणा का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन 1 दे रखा है विद्यार्थियों को डराकर अनुशासन में रखना। ऑप्शन 2 दे रखा है विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना। ऑप्शन 3 दे रखा है पाठ्यक्रम को कठिन बनाना। ऑप्शन 4 दे रखा है छात्रों पर दबाव डालना। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शिक्षा में प्रेरणा का जो उद्देश्य है वो क्या है, विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना। तो बी आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर रहेगा। बी क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 18 है हमारा, मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे निचले स्तर की आवश्यकता कौन सी है। ऑप्शन 1 दे रखा है सुरक्षा की आवश्यकता। ऑप्शन 2 दे रखा है आत्मसम्मान की आवश्यकता। ऑप्शन 3 दे रखा है शारीरिक आवश्यकता। ऑप्शन 4 दे रखा है सामाजिक आवश्यकता और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम में सबसे निचले स्तर की जो आवश्यकता है वो है शारीरिक आवश्यकता। कौन सी है, शारीरिक आवश्यकता, फिर है सुरक्षा की आवश्यकता, फिर है आत्मीयता की आवश्यकता, फिर है सम्मान की आवश्यकता और सबसे ऊपर जो है वो है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। तो सबसे निचली पूछी है अपन से, तो सी आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19 है, सकारात्मक प्रेरणा में मुख्यतः क्या किया जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है प्रोत्साहन देना। ऑप्शन 2 दे रखा है दंड देना। ऑप्शन 3 दे रखा है डराना। ऑप्शन 4 दे रखा है दबाव डालना। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सकारात्मक अभिप्रेरणा में मुख्यतः क्या किया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है। तो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर रहेगा। ये क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 20 है, किस सिद्धांत में कहा गया है कि सीखना अभ्यास और त्रुटि के माध्यम से होता है। किस सिद्धांत के अंदर ये कहा गया कि सीखना अभ्यास और त्रुटि के माध्यम से होता है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है प्रेरणा सिद्धांत। ऑप्शन 2 दे रखा है थॉर्नडाइक का प्रयास और त्रुटि सिद्धांत। ऑप्शन 3 दे रखा है पावलोव का क्लासिकल कंडीशन थ्योरी। ऑप्शन 4 दे रखा है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो सीखना अभ्यास और त्रुटि के माध्यम से होता है। तो थॉर्नडाइक का जो प्रयास और त्रुटि का जो सिद्धांत हम पढ़ेंगे अध्ययन के अंदर, उसके अंदर हम ये जानेंगे कि किसी भी चीज़ को सीखने के लिए अभ्यास करना पड़ता है और गलतियां होती है और गलतियों के फलस्वरूप ही बालक धीरे धीरे सीखता जाता है। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 21 है, अभिप्रेरणा किस पर आधारित होती है। ऑप्शन 1 दे रखा है शारीरिक आवश्यकताएं। ऑप्शन 2 दे रखा है मानसिक आवश्यकताओं पर। ऑप्शन 3 दे रखा है भावनात्मक आवश्यकताएं। ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अभिप्रेरणा किस पर आधारित होती है, तो शारीरिक आवश्यकताओं पर भी होती है, मानसिक आवश्यकताओं पर भी होती है और भावनात्मक आवश्यकताओं पर भी होती है। तो डी आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर रहेगा। डी क्या रहेगा, इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 22 है, कौन सा कारक प्रेरणा को प्रभावित करता है। ऑप्शन 1 दे रखा है रुचि। ऑप्शन 2 दे रखा है आवश्यकता। ऑप्शन 3 दे रखा है उद्देश्य। ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो कौन सा कारक प्रेरणा को प्रभावित करता है, तो व्यक्ति की रुचि और उसकी आवश्यकता और उसका उद्देश्य, तीनों चीजें ही प्रेरणा को प्रभावित करेगा। तो डी आंसर इसका सही आंसर रहेगा। डी क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 23 है, अभिप्रेरणा का कौन सा प्रकार स्थायी और प्रभावी माना जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है आंतरिक प्रेरणा। ऑप्शन 2 दे रखा है बाहरी प्रेरणा। ऑप्शन 3 दे रखा है नकारात्मक प्रेरणा। ऑप्शन 4 दे रखा है प्रतिस्पर्धात्मक प्रेरणा। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अभिप्रेरणा का कौन सा प्रकार स्थायी और प्रभावी माना जाता है, तो ज़्यादातर जो स्थायी और प्रभावी माना जाता है वो माना जाता है आंतरिक अभिप्रेरणा को। किसको माना जाता है, आंतरिक अभिप्रेरणा को माना जाता है। खैर स्थायी तो ये भी नहीं होती इतनी ज़्यादा मतलब, लेकिन माना जाता है कि आंतरिक अभिप्रेरणा स्थायी होती है, क्योंकि कई बार कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है हमारे साथ में कि हमारी जो हमारे पास में भाई हमको ये काम करना है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियाँ इस प्रकार की बन जाती है कि हमें उस काम को छोड़ना ही पड़ जाता है और वो उतनी प्रभावी नहीं हो पाती। तो इसका ये आंसर क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। लेकिन अब भारी अभिप्रेरणा की तुलना में ज़्यादा स्थायी और ज़्यादा प्रभावी माना जाता है आंतरिक अभिप्रेरणा को। तो ये आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24 है, बच्चों को प्रेरित करने के लिए सबसे प्रभावी शिक्षक कौन होता है। ऑप्शन 1 दे रखा है अनुशासन प्रिय। ऑप्शन 2 दे रखा है सहानुभूतिपूर्ण। ऑप्शन 3 दे रखा है सख्त। ऑप्शन 4 दे रखा है निंदात्मक। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो बच्चों को प्रेरित करने के लिए जो सबसे प्रभावी शिक्षक इन जो ऑप्शन है इसमें से वो रहेगा जो सहानुभूतिपूर्ण होता है। क्या होता है, सहानुभूतिपूर्ण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या रहेगा, सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 25 है, शिक्षा में अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए उपयोगी है। ऑप्शन 1 दे रखा है रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम। ऑप्शन 2 दे रखा है छात्रों को पुरस्कार। ऑप्शन 3 दे रखा है प्रभावी शिक्षण शैली। ऑप्शन 4 दे रखा है उपरोक्त सभी। ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शिक्षा में अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए रुचिपूर्ण पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, छात्रों को पुरस्कार भी देना चाहिए और प्रभावी शिक्षण शैली भी होनी चाहिए। तो डी आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर रहेगा। डी क्या रहेगा, इसका
सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 26 है। अभिप्रेरणा शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए दे रखा है मानसिक दबाव, ऑप्शन 2 दे रखा है प्रेरित करने की प्रक्रिया, ऑप्शन 4 दे रखा है सीखने की प्रक्रिया, ऑप्शन 4 दे रखा है भावात्मक विकास, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अभिप्रेरणा शब्द का जो अर्थ है वो है प्रेरित करने की प्रक्रिया। क्या है? प्रेरित करने की प्रक्रिया। इसको जो इंग्लिश में बोलते हैं अभिप्रेरणा को बोलते हैं मोटिवेशन इसको बोलते हैं। और लैटिन भाषा के मोटम या MOVERA इस शब्द से इसका अर्थ है, जिसका अर्थ होता है टू मूव यानी आगे बढ़ना, यानी किसी क्रिया को करने के लिए सक्रिय होना, किसी क्रिया को करने के लिए सक्रिय होना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो रहेगा प्रेरित करने की प्रक्रिया, यानी बी आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 27 है। प्रेरणा के कौन से प्रकार में व्यक्ति स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है आंतरिक अभिप्रेरणा, ऑप्शन 2 दे रखा है बाहरी प्रेरणा, ऑप्शन 3 दे रखा है नकारात्मक, ऑप्शन 4 दे रखा है समूह प्रेरणा, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्रेरणा के कौन से प्रकार में व्यक्ति स्वयं कार्य करने के लिए प्रेरित होता है? तो वो है आंतरिक प्रेरणा। तो ए आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा। ये क्या रहेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 28 है। अभिप्रेरणा चक्र में सबसे पहला चरण क्या होता है? ऑप्शन 1 दे रखा है प्रयास, ऑप्शन 2 दे रखा है उद्देश्य, ऑप्शन 3 दे रखा है आवश्यकता, ऑप्शन 4 दे रखा है प्रतिक्रिया, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो अभिप्रेरणा चक्र में जो सबसे पहला जो चरण होता है वो होती है आवश्यकता। क्या होती है? आवश्यकता होती है। किस प्रकार से काम करती है? सबसे पहली होती है आवश्यकता। क्या होती है? आवश्यकता के बाद में चालक उत्पन्न होगा, हमारे शरीर में चालक उत्पन्न होगा। चालक के बाद में उद्वेलन, यानी किसी कार्य करने के लिए हम थोड़े से तत्पर होंगे। उद्वेलन के बाद में हम करेंगे लक्ष्य निर्धारित व्यवहार या लक्ष्य निर्धारित कार्य करने की कोशिश करेंगे। लक्ष्य निर्धारित कार्य कर अब या तो हमको क्या हो जाएगी? उपलब्धि मिल जाएगी, जो कार्य करना चाह रहे थे वो काम पूरा हो जाएगा, या फिर क्या होगा कि जो हमारी जो मतलब उद्वेलन में कमी हो जाएगी। उद्वेलन में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, यानी हमारे कार्य करने की जो दर है वो कम हो जाएगी। रिडक्शन ऑफ अराउजल यानी कि उद्वेलन की कमी। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर रहेगा। अभिप्रेरणा चक्र में जो आवश्यकता है वो सबसे पहला चरण है, तो सी आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है, शिक्षा में प्रेरणा का अर्थ क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना, ऑप्शन 2 दे रखा है पाठ्यक्रम को कठिन बनाना, ऑप्शन 3 दे रखा है छात्रों पर दबाव डालना, ऑप्शन 4 है केवल परिणाम प्राप्त करना, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो शिक्षा में प्रेरणा का अर्थ है छात्रों को सीखने के लिए प्रोत्साहित करना। तो ए आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला जो प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 30 है। मास्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत में सबसे उच्च स्तर की आवश्यकता क्या है? ऑप्शन 1 दे रखा है आत्मसम्मान, ऑप्शन 2 दे रखा है सामाजिक स्वीकृति, ऑप्शन 3 दे रखा है आत्मसिद्धि, ऑप्शन 4 दे रखा है सुरक्षा। तो सुरक्षा है दूसरे नंबर पर, आत्मसम्मान जो है वो है पहले, तो ये जो आत्मसिद्धि है ये सबसे ऊपर, और आत्मसम्मान जो है ये चौथे नंबर पर है, और सामाजिक स्वीकृति या आत्मीयता की आवश्यकताएं ये है तीसरे नंबर पर, ये है पांचवें नंबर पर, और जो पहले नंबर पर है वो है शारीरिक आवश्यकता। कौन सी है? शारीरिक आवश्यकता। तो इस प्रकार से ये मैस्लो का पदानुक्रम सिद्धांत है। हमसे पूछे सबसे उच्च वाली, तो उच्च वाली है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। सी आंसर इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर रहेगा सी आंसर। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे 30 प्रश्न जो अभिप्रेरणा से संबंधित है। आज हमने मतलब 3-4 भागों में अभिप्रेरणा से संबंधित जितने प्रश्न पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं वो सब हमने इनमें हल कर लिए। यदि आप इन प्रश्नों की PDF चाहते हो तो PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें, RK विथ एजुकेशन नाम से। आपको लिंक मिल जाएगा या आप उसको जाके सर्च भी कर सकते हो। और अगर यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के लिए बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दें, और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। और ऐसे वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी और भी अन्य अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें।